गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने पिछली क्लास में थायो ईथर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज अपन सल्फोनिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे, जिसके नोमेनक्लेचर और स्केलेटन की जानकारी मैंने आपको पिछली क्लास में दी। मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी कंपाउंड में एस डबल बॉन्ड ये वाला स्केलेटन होगा, जिसको अपन मिला के क्या लिखेंगे, SO3H। ये वाला स्केलेटन यदि किसी कंपाउंड में पाया जा रहा है और यह किससे जुड़ा होगा, या तो R से या एराइल ग्रुप से। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड। यदि ये R के साथ जुड़ा होता तो अपन क्या बोलते, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। और यदि यह AR के साथ जुड़ा हुआ होता तो अपन बोलते एराइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने बात की थी अलग अलग नोमेनक्लेचर की कि यदि टॉलुइन की ऑर्थो पोजीशन पर यह जुड़ा हुआ है, ये क्या है, टॉलुइन, इसका नाम क्या होगा, टॉलुइन। और टॉलुइन की ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, SO3H। मैंने ये ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था। देखिए, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो टॉलुइन बेंजीन ऑर्थो टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम था, ऑर्थो टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। मैंने आपको बताया कि यदि सल्फोनिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो होता तो इसका नाम क्या होता, मैंने आपको बताया इसका नाम होता नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि ऑर्थो की जगह मेटा पर होता तो नाम क्या होता, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आ गई। यानी अपन ने पिछली क्लास में इसकी नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज अपन इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सल्फोनिक एसिड को कौन कौन से मेथड से बनाया जा सकता है। देखिए, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ। किसकी, बेंजीन की। बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। अभिक्रिया कैसे होती है, देखिए, ये है बेंजीन, सल्फ्यूरिक अम्ल SO3, इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सल्फर ट्राईऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, जिसको बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और देखिए किस प्रकार जुड़ेगा, यहाँ पर H था बेंजीन का और ये किससे जुड़ गया, इस सल्फर से जुड़ गया। जैसे ही सल्फर से जुड़ा, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, तो देखिए क्या बना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। साथ में ये वाले कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाले डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसको अपन मिला के, इस ग्रुप को मैं मिला के क्या लिख दूं, SO3 नेगेटिव लिख दूं। देखिए SO3 नेगेटिव, इसका निर्माण होता है। वापस देखिए, अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन पढ़ रहे हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराएं।
तो H2SO4 के साथ जब कराते हैं H2SO4 SO3 प्रोवाइड कराता है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यानी ये वाला बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पर SO3 नेगेटिव है, साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज्ड होंगे, देखिए किस प्रकार, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ पर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज SO3 नेगेटिव। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर SO3 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यह हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को दे देगी, क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो जो बेंजीन है उसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाती है। बेंजीन की क्या कंप्लीट हो जाती है, एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, बेंजीन रिंग को दे देता है, और किसका निर्माण होता है, देखिए यहाँ पर SO3 नेगेटिव का निर्माण हो जाता है, जिसका प्रोटोनेशन के द्वारा, जो प्रोटोनेशन के द्वारा किसका निर्माण करती है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करती है। किसका निर्माण किया है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का। किसका निर्माण किया है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण किया है। मैकेनिज्म समझ में आई। देखिए वापस देखिए क्या होता है, अपन बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं। अभी अपन ने प्रोडक्ट बना लिया है, क्या बना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। मैकेनिज्म किस प्रकार फॉलो होती है, तो देखिए मैकेनिज्म में मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन SO3 को देता है। ये SO3 कहाँ से आया है, H2SO4 से आया है। यह SO3 बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन लेता है। पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो बेंजीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड होने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होती है और इसका ये क्या बनाता है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड होगा। देखिए इस हाइब्रिड किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ये SO3 नेगेटिव और ये H। इस हाइब्रिड को अपन क्या नाम देंगे, व्हीलैंड इंटरमीडिएट। क्या नाम देंगे इसका, व्हीलैंड इंटरमीडिएट, ये अपन बोले मध्यवर्ती। व्हीलैंड मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब एक चीज देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस रिएक्शन के दौरान बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। यदि मैं इस बेंजीन की जगह पर ऐसी एरोमेटिक बेंजीन लूं जिससे G ग्रुप जुड़े और यह G ग्रुप इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए, यानी ये जो G ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। यानी ऐसे ग्रुप जोड़ दूं मैं बेंजीन के साथ जो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन को देकर इस पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जब पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या मैं ऐसे बोलूँ कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी और अपन को अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा।
और जल्दी प्रोडक्ट प्राप्त होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के कारण अपन को जल्दी प्रोडक्ट प्राप्त होगा और अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब देखिए ये ERG ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। यदि बेंजीन रिंग पर OH होगा तो उसे फिनॉल बोलेंगे, यदि NH2 होगा तो उसे एनिलीन बोलेंगे, और यदि CH3 होगा तो उसके टॉलुइन बोलेंगे। बात समझ में आ गई। और यदि मैं इस बेंजीन से ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जो इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और मैं ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जो इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, उन ग्रुप को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी मैं बेंजीन रिंग से ऐसे ग्रुप जोड़ दूं जो इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होने के कारण कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से भी कम हो जाती है। कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन? सल्फोनाइजेशन वाली रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से भी कम हो जाती है। या अपन बोल सकते हैं कि ये इस बेंजीन को निष्क्रिय बना देते हैं। अब देखिए EWG कौन कौन से हो सकते हैं। CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है। CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है। आगे देखिए, यदि बेंजीन से ERG जुड़ा हुआ है, यदि बेंजीन से ERG जुड़ा हुआ है तो सल्फोनेशन ऑर्थो पैरा पर होता है। या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा या पैरा पोजीशन पर होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है किससे? बेंजीन रिंग से, तो सल्फोनेशन मेटा पोजीशन पर होता है। कहाँ पर होता है? मेटा पोजीशन पर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अपन की एग्ज़ाम में मेजर क्वेश्चन आता है कि बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से कराइए, या अपन बोल सकते हैं कि सल्फोनेशन रिएक्शन कराइए किसकी? बेंजीन की। ठीक है, तो अपन को ये सब कुछ लिखना पड़ेगा कि बेंजीन सल्फोनेशन रिएक्शन किस प्रकार देता है, कि बेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी? H2SO4 से करानी पड़ेगी। H2SO4 SO3 आयन प्रोवाइड कराएगा, और यह SO3 जो आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, यानी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेंगी जिसमें बेंजीन रिंग पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लास्ट में इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन होने के बाद हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ जाती है, और प्रोटोनेशन के बाद क्या निर्माण होता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे मैं आपको बता रहा था कि यदि अपन केवल बेंजीन ना लेकर इस बेंजीन को इस प्रकार लें जिसमें एक ग्रुप G जुड़ा हुआ है, जो कैसा है? ERG है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन कौन से ग्रुप हैं? OH यानी फिनॉल, या एनिलीन, या टॉलुइन, यानी ऐसे ग्रुप हैं जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऐसे ग्रुप यदि अपन बेंजीन के साथ जोड़ दें तो मैं बोल रहा हूँ कि सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के कारण जो अपन को प्रोडक्ट है वो जल्दी, कौन सा? सल्फोनेशन प्रोडक्ट जल्दी प्राप्त हो जाता है और ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। साथ में मैं आपको बता रहा था कि जब ये ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो सल्फोनेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। जैसे यदि यह फिनॉल होता तो सल्फोनेशन कहाँ पर होता? यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर। यदि ये टॉलुइन होता तो सल्फोनेशन इस प्रकार होता, एक ऑर्थो और एक पैरा। यदि यह एनिलीन होता
तो सल्फोनेशन इस प्रकार होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा था कि यदि जी ग्रुप ऐसा है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जी ग्रुप कैसा है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी बेंजीन पर पहले ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वह और इलेक्ट्रॉन लेकर उस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाएगी। किससे? बेंजीन से भी कम हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा था कि यदि ऐसे ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो हमेशा मेटा पोजीशन पर सल्फोनेशन होगा। ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे तो कहाँ पर होगा सल्फोनेशन? मेटा पोजीशन पर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, आगे देखिए। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फोनेशन। ठीक है, आगे देखिए। यदि अपन बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन ले लें, यानी ये बेंजीन है और इसकी अभिक्रिया करा दे किससे? फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। किसके साथ करा दे? फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। किसकी अभिक्रिया? फ्यूमिंग H2SO4 के साथ किसकी अभिक्रिया करा दे? बेंजीन की अभिक्रिया करा दें तो देखिए 473 केल्विन टेम्परेचर पर, कितने पर? 473 केल्विन टेम्परेचर पर मेटा पोजीशन पर, आपस में मेटा पोजीशन पर क्या हो जाता है? सल्फोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सल्फोनेशन हो जाता है। 2 सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। क्या नाम होगा इसका? बेंजीन डाई सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका? बेंजीन डाई सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। और यदि टेम्परेचर और बढ़ा दें, कितना कर दें? 513 केल्विन कर दें। फ्यूमिंग H2SO4 तो लेना ही है, फ्यूमिंग H2SO4 तो लेना ही है, लेकिन टेम्परेचर कितना कर दिया? 513 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया। जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे सल्फोनेशन बढ़ जाता है और यह तीनों पोजीशन पर क्या हो जाता है? सल्फोनेशन। तो अपन बोलेंगे बेंजीन ट्राई सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? बेंजीन ट्राई सल्फोनिक अम्ल। पोजीशन भी बता सकते हैं, अपन बोल सकते हैं बेंजीन 1,3,5 ट्राई सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। बेंजीन 1,3,5 ट्राई सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे अपन और सल्फोनिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। अगला मेथड पढ़ते हैं थायोल से। इनको उतार लेना, ठीक है। किससे करेंगे? थायोल से। ये वाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन पढ़ चुके हैं कि थायोल से सल्फोनिक एसिड का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए थायोल क्या होता है? RSH। क्या नाम है इसका? थायोल। थायोल का ऑक्सीडेशन कराएं किससे? या तो क्षारीय KMnO4 से करा दें या पर आयोडिक एसिड के साथ करा दें या अपन करा दें इसका कंसंट्रेट HNO3 के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेट HNO3 के साथ। ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनेगा? RS डबल बॉन्ड OH अल्काइल सल्फोनिक
सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई। यदि अपन थायोल की अभिक्रिया किससे कराएं, क्षारीय KMnO4 के साथ कराएं, जो क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HiO4 के साथ कराएं, या अपन बोले प्रबल ऑक्सीकारक के साथ कराएं, HiO4 का नाम क्या है, पर आयोडिक एसिड के साथ कराएं, या कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि मैं R की जगह क्या ले लूँ, PH, PH का मतलब है फिनाइल, PH का मतलब क्या है, फिनाइल, और SH थायोल ले लूँ, थायोफिनॉल ले लूँ, और थायोफिनॉल की अभिक्रिया ऊपर वाले सभी रिएजेंट क्षारीय KMnO4 के साथ करा दो, या पर आयोडिक एसिड के साथ करा दो, या कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दो। कंसंट्रेट HNO3 कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और किसका निर्माण करता है, बेंजीन। क्या नाम होगा इसका, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई। ये अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि सल्फोनिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब देखिए, नाम से स्पष्ट है कि एसिड तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। नाम ही जिसका एसिड है वो तो एसिडिक तो होगा ही। तो देखिए, क्वेश्चन इसका एक इम्पोर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। क्वेश्चन क्या है कि सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा अम्लीय होता है, से ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्वेश्चन क्या है कि जो सल्फोनिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, देखिए सल्फोनिक एसिड होता है RS डबल बॉन्ड OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और क्वेश्चन क्या है कि जो सल्फोनिक एसिड है वह कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? देखिए, एसिडिक है तो यह H+ आयन देगा, और यह भी H+ आयन देगा। यह H+ आयन देकर क्या बनेगा, देखिए RS डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसका नाम क्या है, सल्फोनेट। क्या नाम है, सल्फोनेट आयन। सल्फोनेट आयन बनाता है। अब देखिए, यह सल्फोनेट आयन पर जो नेगेटिव चार्ज है वह इस ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज हो सकता है, हो गया। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखिए RS, यहाँ पर O नेगेटिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ गई। क्या यह नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ भी डिलोकलाइज हो सकता है? बिल्कुल। तो देखिए क्या बनेगा, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यानी यह कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। साथ में एक चीज़ भी याद रखना कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तीनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। अब आगे देखिए,
जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह H+ आयन देके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। देखिए क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलेट आयन। जो कार्बोक्सिलेट आयन है वह इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो सकता है, डीलोकेलाइज हो सकता है। देखिए RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। यह कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, 2। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, देखिए ये ऑक्सीजन और इस पर नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है। इसका हाइब्रिड क्या होगा, ये RSO और यहाँ पर ये हो रहा है और ये इस प्रकार हो रहा है। यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज हो रहा है और सब पर पार्सली क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब देखिए, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। साथ में नेगेटिव आयन यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। वापस सुन लीजिए, जिसकी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। साथ में यदि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जा रहा है तो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और यदि नेगेटिव आयन ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यदि नेगेटिव आयन ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेट पर है तो वह भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी सल्फर, अपन बोले सल्फोनेट आयन में 3 फैक्टर हैं जो इसकी स्टेबिलिटी की व्याख्या करते हैं। पहला है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर आ रहा है। दूसरा है कि सल्फर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में स्टेट में है। और तीसरा मैं क्या बता रहा हूँ कि यह 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। जबकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें देखिए नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ रहा है तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया दोनों में। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो इससे कम है तो यह क्या हो गया, लेस एसिडिक हो गया। तीसरा पॉइंट भी याद रखना कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है जबकि यहाँ पर +6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने के कारण अभी भी कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कम है, किससे, सल्फोनेट आयन से कम है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो सल्फोनेट आयन है वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। अब देखिए, आपको एक नॉलेज के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के बेसिस पे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हमेशा याद रखना है सर्वाधिक एसिडिक कौन होगा, सल्फोनिक अम्ल होगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, फिर फिनॉल होगा और उसके बाद कौन आएगा, अल्कोहल। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में इनसे भी ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। मैं बात ऑर्गेनिक की कर रहा हूँ तो ऑर्गेनिक में अपन को इन चारों को याद रखना है जिनका बिहेवियर कैसा होता है, एसिडिक होता है। लेकिन जो सल्फोनेट आयन, सल्फोनिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यह 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा है, सिंपल वे में कह सकते हैं, और यह 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा है। तो जिसकी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।